आज हम समझेंगे चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में बैठा है तो क्या होगा। जैसे कि ज्योतिष का नियम है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस भाव में कौन सा ग्रह आकर के बैठा है, और फिर हम देखते हैं जो ग्रह बैठा है वो शक्तिशाली होकर के बैठा है या कमजोर होकर के बैठा है। ऐसा लाल किताब का नियम है। वैदिक ज्योतिष में हम राशि भी देखते हैं और साथ में नक्षत्र भी देखते हैं, और लाल किताब में हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले भाव, यानी कि भाव से क्या क्या निकल करके आ रहा है। जो ग्रह बैठा है वो ग्रह, यानी कि वो ग्रह किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इस संसार में क्या क्या दिखाता है। और तीसरा, ग्रह की शक्ति, कि वह ग्रह कितना शक्तिशाली है कितना नहीं है। लाल किताब के नियम को तो आप समझते हैं कि ग्रह की शक्ति कई बातों पर डिपेंड करती है, यानी कि उसके मित्र ग्रह जो उसको मदद पहुंचा रहे हैं वो कितने सक्षम हैं, तथा उसके शत्रु ग्रह जो उसके भाव को, उसकी जड़ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। कोई ऐसे ग्रह जो शत्रु हैं उसको डेंट तो नहीं मार रहे। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद हम लोग फलादेश करते हैं। तो एक एक स्टेप करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप में से मैक्सिमम पुराने लोग हैं, पंचम भाव से क्या क्या चीजें देखते हैं। चलिए बोलना शुरू कीजिए। संतान देखते हैं, संतान और हायर एजुकेशन देखते हैं। डिवोशन, हायर पुत्र एजुकेशन संतान नहीं, देखते हायर हैं। एजुकेशन गलत बोला है। संतान, दूसरा डिवोशन देखते हैं, पुण्य, प्रेम देखते हैं, मेडिटेशन, रिलेशनशिप देख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी। गुरुजी पूर्व पुण्य देखते हैं। पूर्व पुण्य, वेरी गुड। प्रेम, प्रेम, वेरी गुड। जनता, क्रिएटिविटी, जनता, क्रिएटिविटी, वेरी गुड। और बताइए बताइए, जभी आप सीख पाएंगे, जब भी आप लोग सीख पाएंगे। नेचुरल जो भी चीजें होती हैं, नेचुरल जो चीजें होती हैं, आपको मजा आता है, जॉयफुलनेस, एंजॉय, ठीक है, एंजॉयमेंट, ठीक है। और लव अफेयर्स वगैरह गुरुजी। हॉबीज, अफेयर नहीं, लव, सिर्फ ओनली लव अफेयर्स, ओनली लव, नॉट अच्छा अफेयर। ओनली, ठीक है गुरुजी। अफेयर कम्स फ्रॉम द 8th हाउस। अफेयर्स का मीनिंग नेगेटिव है। स्पेकुलेशन। सर मंत्र साधना, सर मंत्र साधना, वेरी गुड। सर इष्ट भी देखते हैं कहीं ना कहीं। ईस्ट, वेरी गुड। जितना ज्यादा मटेरियल आपको समझ आएगा किसी भी हाउस से रिलेटेड, जितनी डेप्थ नॉलेज आपकी उस भाव से रिलेटेड होगी, उतना ही आसान हो जाता है उस चीज को समझना। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा बताइए आज। चंद्रमा से क्या क्या चीजें देखें? सिर्फ चंद्रमा। शीतलता, शीतलता, मन, वेरी गुड। चंद्रमा माँ का कारक है। लिक्विडिटी, मदर, कैश, लिक्विडिटी, कैश, वेरी गुड, वेरी गुड। और कैश फ्लो, ठीक है, हमारे मन की खुशी। सोसाइटी गुरुजी, सोसाइटी, गंगा वेरी जल, गुड, वेरी गुड। अपना हाउस, चांदी, चांदी, ठीक है, वेरी गुड। सफेद चीजें, चावल, चावल, वेरी गुड। कपड़े,
cloth, luxury, not luxury, only cloth. comfort, Comforts, creativity गुरुजी, arts, creativity, taste, गुरुजी जीवन का रस, जीवन का रस, very important, very important, exact word, जीवन का रस। हमें जब भी समझना है चंद्रमा को, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, और जब ये पंचम में जाएगा तो रस पैदा होता है। रस के ना होने से क्या होता है और होने से क्या होता है, इस चीज को अगर हमने समझ लिया तो हम बहुत सारी चीजों को, हमारे अंदर जितने भी मानसिक दबाव, मानसिक विकृतियां होती हैं, ये सारी की सारी हमारे मन के दमित होने से होती है। दमित का मतलब होता है दबा देना। जब हम अपनी मानसिक इच्छाओं को दबा देते हैं तो वो इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं ही हमारे जीवन के अंदर मानसिक अवसाद का कारण बनती है। इसीलिए जब भी हम कहते हैं चंद्रमा मानसिक अशांति देता है, और अशांति हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी रूप में होती है, और वो अशांति के पीछे सबसे बड़ा रीजन है हमारी अपब्रिंगिंग। जो हम बचपन में जो जो चीजें सीखते हैं, जो जो चीजें देखते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसका जो हमारे मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ता है, वो हमारी साइकी को बिल्ड करता है, हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। हम जीवन में कितना खुश रहेंगे, कितना आनंदमय रहेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा चंद्रमा कितना बैलेंस है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा है, ये उसको बात को कैलकुलेट करने के लिए बहुत बड़ा टूल है कि आपकी जिंदगी में मानसिक रूप से कितनी अतृप्ति भाव आपके जीवन में है, कितने असंतुष्ट हैं आप अपने आप से, कितने असंतुष्ट है आप अपने परिवार से, कितने असंतुष्ट है आप अपने समाज से। ये चंद्रमा का मेन रोल है। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में जो उसको प्रायोरिटी पर चाहिए, सर्वाइवल के बाद उसको प्रायोरिटी पर चाहिए मानसिक शांति, मन का बैलेंस। जब भी मन अनबैलेंस होता है तो हमारे अंदर विकृतियां पैदा होती हैं और रोग और दोष पैदा होते हैं। और ये इतना बारीक काम है, इसको कभी कभी तो दूसरा समझ ही नहीं पाता। दूसरे की क्या बात कहूं, व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि मैं ऐसा क्यों हूं। हम कभी कभी एक प्रकार की गलती कर रहे होते हैं और उन गलतियों को साथ में दोहरा भी रहे होते हैं, और साथ साथ में ये भी कह रहे होते हैं कि ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। क्या ऐसा व्यक्ति पागल है? क्या ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है? तो आप कहेंगे ऐसी बात तो नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है, कमाता है, बहुत अच्छा है, रेपुटेशन वाला है, सब कुछ है, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्धि के होते हुए भी वो गलतियों को रिपीट क्यों कर रहा है? इसका तात्पर्य है कि इस संसार में एक कोई ऐसी शक्ति ऐसी है जो हमारे अंदर विराजमान है और जिसके कि हम गुलाम होते हैं। और ये गुलाम जिसके हम बने हुए हैं,
वो हमें डमरू की तरह बजाता रहता है, वो ही चंद्रमा है। इसके अधीन हर व्यक्ति इसके अधीन है, यानी हर व्यक्ति अपने मन का काफी हद तक गुलाम है। अब चंद्रमा के स्वभाव को समझना पड़ेगा। चंद्रमा स्वभाव से चंचल है, उसको एक तरह का टेस्ट समझ में नहीं आता है, उसको एकाकी जीवन पसंद नहीं है, वो सभी के साथ मिल करके रहना चाहता है, वो पूरी सोसाइटी के अंदर मिल करके रहना चाहता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आनंद से मतलब ज्यादा होता है। वो कहता है मेरी संतुष्टि होनी चाहिए, मेरे को आनंद आना चाहिए, बाकी देखा जाएगा जो होगा। ये चंद्रमा का स्वभाव है। चंद्रमा का स्वभाव रिलेशन बनाना है, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। पर आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, बल्कि हाँ उसमें से हम भी उनमें से एक ही हैं, हम सभी, कि हम जीवन में बहुत बार ऐसा चाहते हैं कि हमें भी नए नए लोग मिले, नया नया साथी मिले, जीवन साथी भी बदलता रहना चाहिए, ऐसी हमारी मानसिक इच्छाएं होती हैं। अलग अलग टेस्ट होना चाहिए। परंतु कुछ लोग ऐसा चाह करके भी नहीं करते। कुंडली में समझना होगा कौन लोग हैं वो जो चाह करके भी इन सब गलत कार्यों में नहीं जाते, यानी कि अपने जीवन साथी नहीं बदलते, अपने रिलेशनशिप नहीं बदलते। ये वो लोग हैं जिन लोगों का मॉरल ग्राउंड बहुत हाई है। जो मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, यानी कि वहां पर सेल्फ ईगो की भी बात चल रही है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा का बस चले तो वो आपको एकदम स्वतंत्र पक्षी बना दे, कि कभी किसी डाल पर कभी किसी डाल पर। वो विवाह जैसी चीजों को नहीं मान करके खुश है, उसको तो उन्मुक्त प्रेम चाहिए, जो उसके ख्याल ख्वाब में आए उसको वो चाहिए। अब वो नहीं हो पाता, उसको रोकने की ताकत सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के पास होती है। इसीलिए सबसे पहले प्रैक्टिस करो चंद्रमा के द्वारा व्यक्ति के मन को पहचानने का। जब आप व्यक्ति के मन में प्रवेश कर जाते हैं तो आप काफी हद तक उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के करीब होते हैं, तो आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। हमें व्यक्ति के, मनुष्य के मन को समझना होगा कि वो एक बार समझाने के बाद भी बार बार गलतियों को दोहरा क्यों रहा है। उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बैठा हुआ चंद्रमा ये चीज तो बता ही रहा है, पर उसको बैलेंस करने का काम वो बृहस्पति के पास है, वो जुपिटर के पास है। अगर कुंडली में बृहस्पति का और चंद्रमा का कहीं पर भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो चंद्रमा व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कहीं का नहीं छोड़ता। ना वो नौकरी करने लायक बचता, ना रोजगार करने लायक बचता। सोसाइटी में बार बार उसको अपमान का सामना करना पड़ता है, सोसाइटी में वो मान सम्मान नहीं बना पाता। और अगर कोई सोचता है कि आप उसे समझा देंगे, उसको समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है। चलो अब हम समझते हैं कि पंचम। अब पंचम भाव में, जैसा कि आप समझते हो, पांचवें भाव में लाल किताब के अनुसार वहां पर काल पुरुष की सिंह राशि फॉल करती है, यानी कि उसके स्वामी सूर्य हैं और वहां पर कारक बृहस्पति है। बृहस्पति और सूर्य
दो ग्रह हैं। जब चंद्रमा 5वें भाव में प्रवेश करता है तो दोनों वेलकम करते हैं। सूर्य कहता है मोस्ट वेलकम, जुपिटर कहता है मोस्ट वेलकम, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे परम मित्र हैं। चीज क्लियर हुआ? बृहस्पति चंद्रमा को बैलेंस करने में सबसे ज्यादा सहयोग देता है, और चंद्रमा को जब बृहस्पति का सहयोग प्राप्त होता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी, उसकी काम इच्छाएं, उसका अतृप्त मन तृप्ति की ओर जाता है, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द क्रिएटिविटी। ऑलवेज रिमेंबर, जब हमारी मानसिक अतृप्त इच्छाएं पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट होती हैं तो उसका एक ही माध्यम है, वो है क्रिएटिविटी, वो है म्यूजिक, वो है भक्ति। इसलिए पंचम भाव का चंद्रमा जो होता है वो बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये मन के लिए भी बहुत अच्छा है, ये क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके भी 5वें घर में चंद्रमा को आप देखें, आपने यही बोलना है कि इनका मन शांत होता है। अब शांत का मन का मतलब ये नहीं जो चुप रहने वाला है वो शांत है, उससे शांति से कोई मतलब नहीं है। शांत का मतलब ये है जो व्यक्ति जानता है कि ये जो मेरे सामने मेरी इच्छाएं मेरे सामने खड़ी हैं, उनको मुझे डील कैसे करना है, जो व्यक्ति इस चीज को समझता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। और ये जो प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है हमें ज्ञान के द्वारा। जब कोई हमें ज्ञान करवाता है कि तुम्हारी मानसिक इच्छाएं तुमने कैसे पूरी करनी है, व्हाट इज द राइट वे, और हमें रॉन्ग रास्ते पर नहीं जाना है, तो वो अक्सर शांत होते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, बहुत लोग ख्यालों ख्वाबों में रहते हैं, ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। उनको लगता है एक दिन कोई मेरे पास ऐसा इवेंट आएगा कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं अरबपति बन जाऊंगा, मैं लॉटरी जीत जाऊंगा, मैं सट्टे में जीत जाऊंगा, मुझे कोई इनाम मिल जाएगा, मैं किसी इवेंट में जाऊंगा और वहां पर मुझे करोड़ों रुपया मिल जाएगा और मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। ये कमजोर चंद्रमा की निशानी है। यानी उस चंद्रमा को कहीं से मदद नहीं मिल रही है। वो ख्यालों ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं और अपने ख्वाबों की दुनिया से वो बाहर ही नहीं आना चाहते। कमाल की बात तो ये है, इसलिए बहुत सारे लोगों को आप जितना मर्जी समझा लो, उनको समझ में आने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ये जो मन है ये बहुत शक्तिशाली होता है, इसको कमजोर नहीं मानना। मैक्सिमम लोग जो गलत रास्ते पर चल देते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, इस चंद्रमा का ही हाथ सबसे बड़ा है। जितने भी नाजायज संबंध बनते हैं, जितने भी वो संबंध जिनको सोसाइटी स्वीकार नहीं करती है, उसमें कहीं ना कहीं पीड़ित चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा का सबसे बड़ा हाथ होता है। आपको ये चीजों को समझना होगा कि किस प्रकार से चंद्रमा हमारे जीवन में एक रोल लेकर के आता है, किस तरह से चंद्रमा इतनी पावरफुल शक्ति के तहत काम करता है कि हमें समस्त प्रकार की बुद्धि होते हुए भी हमको गलत मार्ग की तरफ ले जाता है। ऐसे में पंचम भाव का चंद्रमा हमें एक मार्ग दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है। वो मार्ग क्या है? हर व्यक्ति के लिए
वो मार्ग है भक्ति का मार्ग, वो मार्ग है हायर एनर्जी का मार्ग, हायर स्पिरिचुअल एनर्जी का। अब यहां पर कुछ नियम और शर्तों को भी आपको समझना। वो नियम शर्तें क्या हैं? नियम शर्तें ये हैं कि ऐसे चंद्रमा को सूर्य की सपोर्ट भी चाहिए, और सूर्य की सपोर्ट का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल न्यायप्रिय होकर के रहना है। आपको लोगों के साथ नहीं बिगाड़ना है, लोगों के साथ अच्छे संबंध बना करके चलना है, कड़वा नहीं बोलना। कड़वा बोलने से संतान के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जिनका भी 5 में चंद्रमा है, अगर वो कड़वा बोलेंगे तो उनकी संतान पर उसका असर पड़ेगा। लाल किताब क्या कहती है? बच्चों के दूध की माता और रूहानी नहर। रूहानी का मतलब होता है दैविक गुण वाले। सलाह नेक की जो बुरा करते लेता, भला उससे बढ़कर के नहीं कोई होता। 5वें घर का चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ही इमोशनल बना देता है, क्रिएटिव बना देता है, रहम दिल बना देता है, न्यायप्रिय बना देता है। और ऐसे व्यक्ति की खासियत ये रहती है, अगर ऐसा व्यक्ति किसी का साथ देता है तो उसको सफलता मिलती है। साथ देता है मतलब जिसको वो साथ दे रहा है वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। इवन लड़ाई झगड़े में भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ होगा वो हार नहीं सकता। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जो आदमी इमोशनल होते हैं, कुछ ज्यादा रहम दिल होते हैं, क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, भक्ति में और इमोशंस में और इनमें चीजों में रहते हैं, उनके लिए व्यापार कोई अच्छा साधन नहीं है। नौकरी वो अच्छे से कर सकती है। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि व्यापार ना करें, और व्यापार करें तो एक छोटे लेवल का व्यापार तो ठीक रहता है। बुध ग्रह के साथ आप जैसा कि जानते हैं चंद्रमा के संबंध अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा इमोशनल होता है वो व्यापार में बड़े ऊंचे लेवल पे तरक्की नहीं कर पाता। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, जिसके भी 5वें भाव में चंद्रमा बैठा है तो चेक करें नवम भाव कहीं खाली तो नहीं, यानी कि 9वां भाव में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर कोई भी ग्रह नवम भाव में नहीं बैठा तो माना जाएगा कि चंद्रमा का फल उसे नहीं मिलेगा, यानी कि चंद्रमा के अच्छे परिणाम उसे नहीं प्राप्त हो पाएंगे। तो ऐसा अगर किसी के साथ है तो उसे जब भी वो घर से बाहर निकले अपने साथ गुड़ खा ले या मुंह मीठा करके ही घर से बाहर निकले। कोई चॉकलेट टॉफी भी खा सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने धन के बारे में भी ज्यादा नहीं लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि जो इमोशनल आदमी होते हैं वो पैसे फिर दे बैठते हैं और पैसे फिर उनके वापस नहीं आते। परंतु साथ में लालच और खुदगर्जी से बचना चाहिए। ये 5वें घर के चंद्रमा का था, और अगर चंद्रमा किसी पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित हो जाए, यानी कि कोई ग्रह ऐसी जगह बैठ जाए जहां से चंद्रमा अष्टम बैठा हो, यानी कि 10वां भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठेगा
तो दसम भाव से अगर आप 5 तक गिनेंगे तो वो अपने से 8वां आ जाएगा, तो चंद्रमा 8वां माना जाएगा। तो ऐसे में वो चंद्रमा के फल को बर्बाद कर देगा, तो उसे फिर चंद्रमा को शक्तिशाली बनाने के उपाय करने होंगे। क्लियर हो गया बात? बहुत सिंपल है। पंचम भाव का चंद्रमा, ये फिर से मैं कह रहा हूं, एक इस प्रकार से है जैसे कोई इंसान के बारे में हम कहते हैं कि ये हीरा है, ये इंसान तो डायमंड है, ये चमकदार हीरा है। तो लाल किताब बिल्कुल पांचवें चंद्रमा को इसी प्रकार से देखती है। वो इंसान बहुत अच्छा है, क्योंकि समाज के लिए, परिवार के लिए वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जिनका दिल रहम दिल होता है, नरम दिल जो लोग होते हैं, इमोशनल जो लोग होते हैं, क्रिएटिव जो लोग होते हैं, न्यायप्रिय जो लोग होते हैं, वो परिवार और समाज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें ज्योतिष में लॉजिक को भी समझना होगा, ये ऐसा क्यों लाल किताब कह रही है, उसके पीछे के शब्द ऐसे क्यों जोड़े गए। और जैसा कि रचना जी ने कहा, चंद्रमा रस है, तो अगर जीवन में रस नहीं है तो इसका मतलब चंद्रमा किसी ना किसी रूप से पीड़ित है। और रस तो भक्ति रस है, और हमारे देश में भी एक स्थान ऐसा है जहां पर भक्ति रस बहता है, जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन ज्ञान की भूमि नहीं, भक्ति रस की भूमि है। वहां की भी एक अपनी अलग फिलॉसफी है। अगर पंचम भाव को समझना हो तो वृंदावन की फिलॉसफी को समझो। वहां के साधु संतों का एक मत, एक स्वर है कि भगवान को ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान को भक्ति से ही पाया जा सकता है। भगवान की प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये काम इमोशंस का है। इसलिए वृंदावन की जो देवी हैं, जो इष्ट हैं, वो राधा रानी है। इसलिए राधा को रसेश्वरी भी कहा गया है, जो समस्त प्रकार के रसों की देवी है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जितनी खूबी से किया गया है, और अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो उसमें रस ही रस निकलेगा, और जो रस है वही चंद्रमा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का संबंध भी चंद्र ग्रह से है। तो एक ये बेसिक लाल किताब में तो नहीं लिखा ये उपाय, पर मैं अपने अनुभव से बताता हूं। जिन लोगों को लगता है कि चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा कमजोर है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और वृंदावन जाकर के दर्शन करने चाहिए। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जो एक प्रकार से बना ही भक्ति के लिए है, और म्यूजिक के लिए है, गीत के लिए है, श्रृंगार के लिए है, जहां पर मनुष्य जीवन का उद्देश्य एक ही है, वो है आनंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। वहां के साधु संत कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमारी अगर आखिरी इच्छा है तो बस यही है कि अगर दोबारा आए तो भी इस वृंदावन की भूमि पर ही आए, वापिस हमारा यही जन्म हो जाए, हम इस जगह को छोड़ करके नहीं जाना चाहते। ये प्रेम, ये इमोशंस, ये उसी प्रकार से हैं जैसे पंचम के चंद्रमा के हुआ करते हैं। देखो, भागवत कथा आप लोगों ने सुनी होगी, श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम नहीं, गोपियों का नाम नहीं है। अगर हम सचमुच ग्रंथों का अध्ययन करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, पर हम मान के बैठे हुए हैं कि ऐसा होगा। बहुत ही अद्भुत संयोग।
चलिए वो कहीं और हम चले जाएंगे। तो पंचम के चंद्रमा को आपने समझा। मेरा उद्देश्य ये है, जब मैं आपको चंद्रमा समझा रहा हूं तो चंद्रमा को भली भांति से आप समझ लीजिए। चंद्रमा हमारे फिजिकल रिलेशनशिप में, चंद्रमा हमारी मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। रस पूर्ण संबंध ना होना, यानी कि मन के रिलेशनशिप नहीं है फिर भी कोई व्यक्ति फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो चंद्रमा की कमजोरियों की निशानी है। और गलत रिलेशनशिप मानसिक बीमारियां पैदा करते हैं। छठे भाव का चंद्रमा, छठा भाव। क्वेश्चन हाँ बताएं। सर, अगर चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट बैठता है, जैसे राहु है, मंगल है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है क्या, पीड़ित हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कुछ भी मायने नहीं रखेगा ना, मतलब? नहीं, डिस्टर्ब हो गया, मायने तो बहुत ज्यादा ही रखने लग गया। डिस्टर्ब चंद्रमा तो कुछ ज्यादा ही मायने पैदा कर देगा, है ना। हमेशा ध्यान रखिए, डिस्टर्ब चंद्रमा ज्यादा मायने रखता है। इसलिए चंद्रमा का अधिकार सबसे ज्यादा, जो हमारा बचपन है ना, बचपन में चंद्रमा का महत्व तो कुछ ज्यादा होता है। इसीलिए बच्चा चंचल बहुत है। और सारी की सारी मानसिक परेशानियां, वो मानसिक परेशानियां जिससे बड़े होने पर आपकी साइकी बिल्ड होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब बचपन में ही तैयार हो जाता है। 5 वर्ष की आयु से लेकर के 7 वर्ष की आयु के बाद तक जो भी जीवन में घटनाक्रम होते हैं, अच्छे या बुरे, वो आपकी साइकी को बिल्ड करते हैं। आप दुनिया को किस निगाह से देखोगे, आप जीवन को किस निगाह से देखोगे, और आप अपना जीवन कैसे जियोगे, इस बात की सोच जभी से डेवलप होना शुरू हो जाती है। और अगर ये गलत हो गई तो बड़ा होने पर हमारे रिलेशनशिप पर, हमारी लाइफ में कई तरह के मानसिक अंतर्द्वंद पैदा हो जाते हैं, जिससे हम डेली रूटीन में बड़े परेशान रहते हैं। हाँ रत्ना जी। सर, लाल किताब में जो दशा चक्र पढ़ा है हमने 35 इयर्स का, उसमें 1 to 6 एज में शनि को बोला है, वो मुझे समझ में नहीं आया। चंद्रमा होता है बचपन में, आपको समझ में आना चाहिए। चंद्रमा मन की चंचलता के लिए कहा गया है। शनि डेवलपमेंट, शनि हमारा स्केलेटन का कारक है। अच्छा। हमारी हाँ स्केलेटन का कारक है। उसके वजह भी कहता हूँ लाल किताब में लॉजिक को बहुत से समझना होगा हमें। वो बात जो है, जो 35 साला चक्र में लिखी है, वो बिल्कुल ठीक लिखी है। वो टेक्निकली लिखी है, वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। फिजिकल वो बनाएगा और मेंटल। यस, ये मेंटल प्लेन में जो है वो मून का है ना। इसीलिए कहते हैं चंद्रमा को बच्चे अति प्रिय। अति प्रिय का मतलब यही है। आप ये देखिए, बाके बिहारी जी जो हैं, वो बच्चे हैं या बड़े हैं? बताइए, जो लोग वृंदावन जाते हैं। बच्चे हैं। बच्चे हैं, समझ में आई आपको? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा शायद। वो बाल रूप में है, इसलिए वहां मंगला आरती भी नहीं होती सुबह सुबह। बच्चे को कौन उठाए भाई? सुबह सुबह 4 बजे कौन नहलाए धुलाए?
हमारे देश में सब मंदिरों में 4 बजे के बाद पाठ पूजा शुरू हो जाती है। 5 बजे 4 बजे आप महाकाल जाकर के देखिए, सुबह 4 बजे के बाद से प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। हर मंदिर में मंगला आरती होती है। ऐसा नहीं कि पूरे वृंदावन में मंगला आरती नहीं होती, बस बाकी बिहारी जी में नहीं। सुबह सुबह क्या, कौन उठाए, कौन जगाए, बच्चे सोने दो। जब उनको चंदन लगाया जाता है, उनको वस्त्र धारण कराया जाता है, तो ब्राह्मणों को निर्देश है कि तुमने अपनी अंगूठियां भी निकाल देनी है, कहीं अंगूठी लग ना जाए उनको, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, वो बहुत कोमल हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, उनको बहुत धीरे से आपने मालिश करनी है, ऐसे 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 दगाना। उसके पीछे का मंतव्य यही है। तो बचपना जो है वो चंद्रमा है, इसीलिए छोटा बच्चा कुछ भी कल्पना कर लेता है और उस कल्पना को कोई बुरा नहीं मानता। जब छोटा बच्चा अपने पापा को कहता है कि पापा मैं तो खुद ही अपना जहाज बना लूंगा, देखो जब मैं बड़ा होऊंगा मैं अपनी छत के ऊपर से जहाज उड़ा दूंगा, तो पिता ही नहीं कहता ना 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 बेटे गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता। बेवकूफ पिता ये कह सकता है, पर पिता हंस के चल देगा, हाँ हाँ कर लियो कर लियो। उसको नहीं रोका टोका जा रहा। यही मून है, यही चंद्रमा है कि कल्पना शक्ति को डेवलप होने से मत रोकिए। और मैं आप लोगों के भी कहता हूं, अगर आपका बच्चा छोटा है, 7 साल तक का, 8 साल का बच्चा है, अगर वो कल्पना में कुछ आपको कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो उसको रोकिए मत। ये हाँ पॉसिबल है, बेशक वो इम्पॉसिबल, नहीं तो चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाएगा। हम सब लोगों के चंद्रमा इतने डिस्टर्ब क्यों रहते हैं? क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं सामने वाला उसका उत्तर दे देता है, नहीं नहीं गलत बात है, ऐसा कुछ होता है क्या, तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है। जितनी बार भी कोई इंसान ये सुनता है तू बेवकूफ है, तू गधा है, उस आदमी का तुम जानबूझ करके चंद्रमा डिस्टर्ब कर रहे हो। ये ध्यान रखिएगा, बेवकूफ कहलाना किसी को ही पसंद नहीं है, गधा कहलाना किसी को भी पसंद नहीं है, और तुम उसे जाने अनजाने में बोल देते हो, उसका बेचारे का चंद्रमा डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए एक सिद्धांत बना था कि छोटे बच्चों को के लिए मार पिटाई बिल्कुल भी ठीक नहीं, उनकी पिटाई नहीं होनी चाहिए। अब पिटाई होगी तो बेचारा का चंद्रमा बिगड़ जाएगा, और चंद्रमा जब बिगड़ेगा तो उससे जो साइकी बिल्ड होगी, उसका असर जब वो जवान होंगे, बड़े होंगे, उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में जब जाकर के पड़ेगा। इसलिए बचपन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? छठे भाव का चंद्रमा, छठे भाव में बुध और केतु, 2 ग्रहों का राज है। अब चंद्रमा की ना बुध के साथ ना केतु के साथ अच्छी बनती, तो छठे भाव का चंद्रमा कोई अच्छा नहीं माना गया। अब ज्योतिष को देखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका भौतिक रूप से और एक तरीका है मानसिक रूप से, कि व्यक्ति को मन को खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और एक व्यक्ति पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा। 2 रास्ते। एक व्यक्ति खुश है पर वो अमीर नहीं है, एक व्यक्ति अमीर है पर वो खुश नहीं है। तो इसीलिए कोई ग्रह कहीं पर भी बैठे, हम ये नहीं कह सकते कि खराब है और ना ही हम कह सकते कि अच्छा है। छठे भाव के चंद्रमा के साथ ये खासियत है कि वो चंद्रमा मन से तो खुश नहीं रखेगा, पर धन के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और खास करके अगर ऐसा व्यक्ति ऐसे काम में घुस जाए जिसमें लोगों की पीड़ाओं का निवारण होता हो, लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने की अगर वो ताकत हासिल कर ले, जैसे डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, वैद्य बन जाए, ज्योतिषी बन जाए, या कोई भी ऐसा काम जिसमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, तो पैसा खूब कमा जाए।
पर पर्सनल लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी हताश, निराश, परेशान अक्सर मैंने देखा है, ऐसा हो जाते हैं। पर ऐसा व्यक्ति जितना लोगों की सेवा में लगा रहेगा, क्योंकि छठा भाव सेवा भाव है, जितना लोगों की सेवाओं में जुटा रहेगा उतना कम अशांत होगा। इसलिए लाल किताब इसे कहती है छठा चंद्रमा धोखे की माता, यानी ऐसी मां जो धोखा दे दे, या कड़वा पानी। यदि चौथे भाव में कोई अशुभ ग्रह होगा और पांचवा घर खाली होगा तो व्यापार नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा के शत्रु अष्टम भाव में नहीं बैठे होने चाहिए। क्या समझे? छठे में चंद्रमा हो तो आठवें में चंद्रमा के शत्रु नहीं होने चाहिए, जैसे शनि नहीं होना चाहिए, राहु वहां नहीं बैठा होना चाहिए, केतु वहां पे नहीं बैठा होना चाहिए, बुध वहां पे नहीं बैठा होना चाहिए, नहीं तो बड़ी भारी परेशानियां पैदा कर देगा। परंतु इसके विपरीत दूसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो दूसरों का दुख दूर करने का सामर्थ्य उसमें होगा। छठे भाव के चंद्रमा वाले व्यक्ति को मुफ्त पानी का दान नहीं करना चाहिए, यानी कि कुआं लगवाना, नल लगवाना, या जो हम अक्सर जो निर्जला 11 एकादशी वाले दिन जो मीठा शरबत बांटते हैं, ऐसे कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों में देखा गया है कि चंद्रमा अगर ज्यादा पीड़ित हो जाए तो उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं। गुरुजी, हाँ, ये वाली टेंडेंसी स्पेसिफिकली इसी हाउस के लिए है? छठे भाव के चंद्रमा के लिए। अच्छा, बट वीकनेस किसी और जगह पे इस चीज को नहीं लीड करेगा? नहीं नहीं नहीं। ओके। अगर उनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं तो उन्हें मित्र ग्रहों की मदद लेनी चाहिए, और मित्र ग्रहों की सामग्री को धर्म स्थान में देना चाहिए। मित्र ग्रह कौन से हैं? जैसे सूर्य है, मंगल है, गुरु है, इसके मित्र ग्रह हैं, तो उन्हें धर्म स्थान में उनकी चीजों को दान करना चाहिए। और साथ में एक उपाय उन्हें ये और जरूर समझा दो कि ऐसे लोगों को धर्म स्थान में भेजते रहा करो कि जाओ मंदिर में मत्था टेक करके आया, कुछ करो ना करो, कुछ प्रसाद चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बस मंदिर में जाओ और मत्था टेकना शुरू करो, तो उससे सुसाइडल थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, बार बार एक लाल किताब का नियम आएगा कि चंद्रमा की जड़, यानी कि चौथे भाव में जब भी कोई उसका विपरीत ग्रह बैठेगा, उसका शत्रु ग्रह बैठेगा, तो वो चंद्रमा को डिस्टर्ब कर देता है। तो चंद्रमा की मदद लेने के लिए सूर्य, मंगल और गुरु, इन 3 ग्रहों की चीजों को धर्म स्थान में देते रहना चाहिए। अगर किसी फीमेल चार्ट में चंद्रमा छठे में हो तो उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। सर, इसका संतान होने में और ये क्या डिफरेंस है? कंसीव कर लेते हैं ऐसे लोग, पर लेडीज की चार्ट में अगर चंद्रमा छठे में हो तो उन्हें डिलीवरी के टाइम में काफी संकट रहता है, काफी परेशानी रहती है ना। ये मत कहिएगा कि ऐसा मत कहिएगा। हाँ बताइए, पूछिए, बोलिए। छठे भाव का चंद्रमा का संतान से क्या वो है? संतान से वो नहीं है, वो खुद मां बनने जा रही है। चंद्रमा खुद मां है, पॉइंट समझे? चंद्रमा तो खुद मां है और वो मां बनने जा रही है, और मां बैठी है छठे घर में, रोग के घर में, पीड़ा के घर में, संताप के घर में, मानसिक पीड़ाओं के घर में, तो उसको मेंटल स्ट्रेस होगा। प्रेगनेंसी से ही मेंटल स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन,
अपने पति से ही झगड़ा रहने लग जाएगा, ससुराल वालों से झगड़ा रहने लग जाएगा, और डिलीवरी के अंदर भी फिर दिक्कतें आएंगी। तो इसका वैसे संतान से कोई लेना देना नहीं, जो आप पंचम भाव से संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं है। सिंपल सा लॉजिक, समझ गए कविता जी? हाँ ठीक है, अब चलते हैं, उपाय क्या सजेस्ट किए गए हैं इसमें देखते हैं। दही का इस्तेमाल लाभदायक होगा, पुत्र सुख के लिए धर्मार्थ कुआं सिर्फ अस्पताल में लगवाएं। इसमें कहा है कि अगर पुत्र संतान नहीं हो रही है तो कुआं बनवाना है या पानी के लिए कोई व्यवस्था करानी तो सिर्फ अस्पताल में लगवा सकते हो, बाकी कहीं नहीं लगवानी। धर्म स्थान में देसी खांड, शहद, केसर और गेहूं चढ़ा सकते हो। वही वाली बात हो गई कि सूर्य, मंगल और गुरु की चीजों का दान करना है। यहाँ एक और उपाय लिखा है कि घर में खरगोश पालें, पर इसका मेरा कोई अनुभव नहीं है, मैंने आज तक किसी कोई उपाय बताया नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। लाल किताब में लिखा जरूर है पर आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि प्रैक्टिकली खरगोश पालना भी बड़ा मुश्किल है। मुझे ही कोई कह दे खरगोश पालो तो मैं कहाँ से पालूंगा, मेरे लिए ही समस्या हो जाएगी। तो ज्यादा बेटर है कि जो उपाय आसान हैं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो, उन उपायों को ही अपनाएं, क्योंकि उपाय करते समय मन खुश होना बहुत आवश्यक है। ये ध्यान रखें, अगर कोई उपाय करने से तनाव पैदा हो जाए बहुत ज्यादा, तो भी मेरा ये मानना ठीक नहीं है। इसी चक्कर में तो आयुर्वेद फेल हो गया, स्वाद के चक्कर में तो लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाओ सुबह शाम, वो बेचारों को वो टेंशन इतनी हो जाती है कि बंदा कहता है कि खांसी हो रही है तो खांसी का काढ़ा पीने की बजाय मैं खांस लूंगा, वही ठीक है। पर ये इतना कड़वा नहीं पिया जाएगा, जबकि वो काफी अच्छा होता है, लंबे समय तक के लिए आराम दे जाता है, पर उसका टेस्ट इतना गड़बड़ है। तो इसी प्रकार से कोई उपाय ऐसा कर बैठो जो आपके लिए सर का दर्द बन जाए, पहली दशा खराब चल रही है, ऊपर से एक टेंशन और पाल लो, तो एक नई समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे उपाय करो जिन्हें आप इजीली कर सकें। गुरुजी शायद इसलिए बच्चों की जितनी दवाइयाँ होती है सब मीठी होती है एलोपैथी में भी। एलोपैथी, इसीलिए मंजीत जी मैंने कहा बचपन का और चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए बच्चों को कार्टून दिखाए जाते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत छोटी छोटी लोक कथाएं बताई जाती हैं, इसीलिए बच्चों के सामने बहुत इंटेलिजेंसी वाली बातें नहीं कही जाती, इसीलिए बच्चों की बेवकूफियों को हंस के टाला जाता है, मुस्कुरा करके टाला जाता है, उसका बुरा नहीं माना जाता। जी ये मान के चलते हैं कि अरे बालक जाने दे, मतलब अभी अबोध है। और मीठापन जो है ये शुक्र की निशानी है। जी, तो कड़वी चीज अगर आप बच्चे को दे दो, बच्चा वैसे ही बच्चे की साइकी खराब हो जाएगी है, तो उसके लिए बहुत तो पेरेंटिंग इज अ वेरी टफ टास्क। दुनिया में सबसे जो टफेस्ट वर्क है वो पेरेंटिंग। ये चीज है। चलिए सप्तम भाव के चंद्रमा पर चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सप्तम भाव का चंद्रमा। वैसे तो इसे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद कहा गया है, सप्तम के चंद्रमा को लक्ष्मी देवी कहा गया है। इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने में तो बहुत ही सक्षम पाया जाता है। देखो खुद लिखा है, बच्चों की माता खुद लक्ष्मी का अवतार, नहीं दिन है परिवार बढ़ने को लगते, भरेंगे खजाना जो अपने ही धन से। यानी कि जैसे ही इन लोगों की शादी होती है, ये अपने परिवार को पालने के लिए अपना खजाना भरने लग जाते हैं। मतलब बहुत ही रेस्पॉन्सिबल कहा गया इन लोगों को। जैसा कि आप सब जानते हैं, सप्तम भाव में 2 ग्रहों का अधिकार है, एक बुध और एक शुक्र।
अब बुध के लिए भी चंद्रमा का कोई अच्छी बात नहीं है और शुक्र के साथ भी चंद्रमा का कोई अच्छी बात नहीं है। तो चंद्रमा यहाँ पर खुद तो कोई अच्छा नहीं माना जाता, कमजोर माना जाता है, पर यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा काफी हद तक बुध को भी खराब कर देता है। बुध खराब होने से मतलब क्या होगा? जिन लोगों के भी 7वें घर का चंद्रमा होगा उनको दांतों की तकलीफ हो सकती है। उसकी बहन, बुआ, बेटी, इनको तकलीफ हो सकती है। परंतु ऐसा व्यक्ति ज्योतिष बड़े अच्छे से सीख सकता है। घर गृहस्थी के लिए भी 7वें भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं होता। ऐसे चंद्रमा वालों को भूल करके भी अपनी मां के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी माता के साथ झगड़ा करेगा तो उसकी सारी धन दौलत खाक हो जाती है। तो इन लोगों की जब भी शादी हो तो इनको एक उपाय हमेशा करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को, अपनी पत्नी को कहे कि वो अपने घर से चंद्रमा की चीजें जैसे चांदी, मोती, चावल, अपने साथ लेकर के आए। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो शादी से अगले दिन ही अपने पत्नी के वजन के बराबर किसी तीर्थ स्थान का पानी, बहता हुआ दरिया जैसे गंगा जल, भर करके अपने घर में रखें, तो उससे उसकी औलाद पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा और उसकी वाइफ का और उसकी मां में आपस में झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया है जिनका चंद्रमा 7वें में हो और अगर वो इस तरह का कोई उपाय नहीं करते तो विवाह से के बाद ही तुरंत झगड़े आरंभ हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बुध से संबंधित व्यापार नहीं करना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों का, बैंकिंग का, फाइनेंस का, इनका व्यापार नहीं करना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों को भूल करके भी नशा की आदत नहीं पालनी चाहिए, चाहे वो पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, जो भी आप नशे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये लोग किसी बात का नशा पाल के बैठ गए और उस नशे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो फिर ये मरने को मर जाते, नशा नहीं छोड़ पाते। लाल किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति नशेबाजों का सरदार होता है। मीन्स कहने का मतलब ये होता है कि इनको फिर कुछ ना कुछ करने की, गड़बड़ करने की आदत पड़ जाती है, चाहे छोटा मोटा नशा करेंगे। तो नेक्स्ट सेल में समझाता हूं। 7वें भाव के चंद्रमा को 7म भाव का चंद्रमा कमजोर माना जाता है, पर धन कमाने के लिए अच्छा माना जाता है, घर परिवार के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे ही शादी हो, और शादी 24 वर्ष की आयु के बाद ही उसे करनी चाहिए, पहले नहीं करनी चाहिए। जैसे ही शादी हो, कोई भी बृहस्पति की चीज, कम से कम उसे बृहस्पति की चीज अपने घर में स्थापित कर देनी चाहिए। किसके वजन के बराबर? अपने जीवन साथी के वजन के बराबर। अभी कोई चीज लाएंगे तो खराब हो सकती है, तो सबसे बढ़िया गंगा जल। गंगा जल एक बहुत बढ़िया है, गंगा जल ला करके स्थापित कर दे। अपने जीवन साथी से कहें कि वो अपने घर से चांदी की डिब्बी में चावल भर के ले आए, या चांदी की डिब्बी के अंदर गंगा जल भर के ले आए, या मोती लेके आ सकती है, मोती भी लेकर के आ सकती है।
सर स्थापित करना मतलब फिर यूज नहीं करना होता उसको? ना 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 ना, स्थापित रख करना देना भर के रख दो। फिर जब आप दोबारा जाओ, जब उतना भर के ले आओ, फिर वो पहले वाले का इस्तेमाल कर लो बेशक, अच्छा पर एक दूसरा उसकी जगह स्थापित कर दो। सर अगर लेडीज की कुंडली में मोती भी आप कह सकते हैं कि वो मोती ला सकती है। मतलब अगर किसी लड़की का शादी ऐसे लड़के के साथ हो जिसका 7वें भाव में चंद्रमा हो, तो उसको अपने घर से मोती ले जाना चाहिए, तो उसे रिंग में बनवा करके धारण करना चाहिए, है ना। और नियम तो वैसे ये लिखा है कि एक मोती जल प्रवाह कर दें और एक मोती जो है अपने साथ धारण कर लें, तो ये भी एक अच्छा उपाय है, एक अच्छी रेमेडी है। अदरवाइज सास बहू में झगड़ा खड़ा हो जाता है, क्योंकि 7वां भाव शुक्र का भी और चंद्रमा माँ भी है, तो लड़के की माँ यानी चंद्रमा, शुक्र यानी पत्नी, माँ और पत्नी के बीच का आपस में झगड़ा हो जाता है, और उन दोनों के झगड़े के चक्कर में पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है। और चूंकि चंद्रमा कमजोर होता है, कमजोर चंद्रमा कुछ का कुछ सोच लेता है और उस चीजों को कई बार समझ नहीं पाता ढंग से, तो सही। इसलिए वो बुध का घर कैसे हुआ? 7वां घर बुध का कैसे है? लाल किताब में ध्यान रखिएगा, लाल किताब में 7वें भाव के कारक 2 हैं, बुध और शुक्र। बुध को कनेक्टर जोड़ा, क्योंकि इसीलिए इसको डे टू डे इनकम का हाउस भी कहा गया है। बुध के द्वारा ही तो हम डे टू डे इनकम जनरेट करते हैं ना, मरकरी के द्वारा जनरेट करते हैं। तो ये लाल किताब का नियम है, यहाँ पर 7वें भाव में 2 कारक है, इसलिए जब बुध आएगा ना, तो जब 7वें भाव में बुध माना जाएगा तो उसको पारसमणि कहा गया है, यानी बहुत अच्छा कहा गया है 7वें के बुध को, वो इसीलिए कहा गया है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन आज? सर हाँ बताएं। सर अगर लेडीज चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो 7वें घर में, तो कैसा प्रभाव रहेगा? वो जब मंगल आएगा जब देखेंगे, एक एक चीज को समझो, है ना। सर लेडीज की कुंडली में अगर चंद्रमा 7वें में है तो भी मायके से लाना है सामान? मायके से क्यों, फिर पति लाएगा। अच्छा, उसकी ड्यूटी लगा दो। अच्छा कहने का मतलब ड्यूटी ना लगाओ, अपने घर में वैसे ऐसे लोगों को बताना चाहिए, शादी होते के साथ ही ना गंगा जल घर में स्थापित कर लेना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी के बीच में संबंधों में खराबी आने के चांस बढ़ जाते हैं, और खास करके वो खराबियां फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर के ज्यादा आती हैं। और सर अगर ये तो चंद्रमा, ओनली चंद्रमा अगर अकेला बैठा है तो, लेकिन सर किसी के साथ बैठा होगा तो प्रभाव सारे बदल जाएंगे? सारे नहीं बदलते, कुछ प्रभाव बदल जाएंगे, है ना। जैसे आटे में, अब आटे से आप पूरी बना लो, आटे से आप परांठा बना लो, आटे से आप रोटी बना लो, आटे से आप कुछ और बना लो, पर उसमें गेहूं का प्रभाव तो रहेगा ना, आटे का प्रभाव तो रहेगा, टेस्ट बदल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही ऐसा मत कहें कि सारा प्रभाव बदल जाए, थोड़ा प्रभाव बदल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले ज्योतिष सीखने का तरीका ये होता है, एक इंसान के मन को समझो, उसके चरित्र को समझो, उसकी आदतों को समझो। जितना ज्यादा ये चीजें आप निकालने की, फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करोगे, ज्योतिष उतनी ही जल्दी समझ में आएगा। इवेंट्स मत निकालो, इवेंट्स निकालने के लिए सारी जिंदगी पड़ी हुई है आप लोगों के पास। अगर कुंडली को पकड़ना सीखना है तो मैंने जैसे कहा कि मन के करीब पहुंच जाओ, कि वो कैसे सोचता है, कैसे सोचता है, कैसे करता है, कैसे डे टू डे लाइफ जीता है, उस पर जोर ज्यादा, उसकी आदतों पर जोर ज्यादा, उसकी बुद्धि को एनालाइज करो आप, उससे आप में एक सटीकता और कॉन्फिडेंस आएगा। और रट्टा मत मारो, लॉजिक में चले जाओ। लॉजिक मैं इसीलिए, देखो आप अगर कहीं और भी देखेंगे तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं वो एक डिफरेंट तरीका है, एक डिफरेंट वे है। मैं आपको बताता हूं कि ये भाव के 2 कारक हैं, उस भाव में ये ग्रह आएगा तो ये सिचुएशन, एक इक्वेशन होगी। इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक बहुत कम
याद के साथ ही आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। कितना याद करेंगे आप सोचिए। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो गया। अब 144 प्रकार के उपाय कैसे याद कर लेंगे आप, यानी हर भाव के उपाय। बेटर है कि आप इसको बनाना सीख लें, इसके पीछे का लॉजिक सीख लें। जैसे मैंने कहा, चंद्रमा को मदद कौन देगा? चंद्रमा को सबसे ज्यादा बैलेंस गुरु करता है। अब शादी हो गई चंद्रमा सप्तम वाले की, अब उसको बैलेंस कौन करेगा? वो तो कमजोर है, उसको तो बृहस्पति बैलेंस करेगा। इसीलिए गंगा जल एक पवित्र जल है। वो चंद्रमा यानी चंद्रमा भी है और वो गुरु भी है। वो अगर घर में स्थापित करेंगे तो गुरु चंद्रमा को बैलेंस करने का काम करेगा, उसको खराब नहीं करेगा। तो ये सिंपल लॉजिक बात है। अब कहने को मैं ये भी कह सकता हूँ, पीली चने की दाल भर के रख लो 50 किलो 60 किलो जितना भी वजन हो। हल्दी रख लो, अब हल्दी तो खराब हो जाएगी, उसका क्या करेंगे? 50-60 किलो चने की दाल का 50-60 किलो का क्या करेंगे? फिर दे करके आनी पड़ेगी। इसलिए सबसे बढ़िया है कि भाई अपने गंगा जल रख लो। तो जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ भी लिख दिया और उसको हुबहू फॉलो करना है, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल। हाँ ज्योति जी। सर अगर चंद्रमा पंचम भाव में केतु के साथ है और नवम भाव भी खाली है, तो इसमें सूर्य या गुरु दोनों में से किसके उपाय ज्यादा सही रहेंगे या दोनों के? पहले एक पॉइंट समझो। चंद्रमा के साथ केतु बैठा, नौवां भाव खाली है, तो चंद्रमा के रिजल्ट ही नहीं आ रहे। पहली बात तो चंद्रमा सो गया है। अब सोए हुए से जगाना है उसको। अब जगाने के लिए आपको सूर्य का साथ देना होगा। जब भी किसी ग्रह को जगाना हो, वो ग्रह जिस भाव में बैठा हो, उस भाव का जो मूल कारक है, यानी कि जो राशि का स्वामीनाथ है, उसके उपाय करने से वो ग्रह जागेगा। जैसे 5वें में सर जैसे चंद्रमा बैठा है तो सूर्य के उपाय करने से वो जाग जाएगा। ठीक है जी सर और अगर सर इसमें हम काल पुरुष के हिसाब से लेके चले कि वैदिक में जो राशि बैठी है उसके काल पुरुष सर सूर्य ही मतलब। यस। और सर सप्तम भाव में केतु के साथ ये चीज नियम याद रख लो। किसी भी व्यक्ति के 5वें घर में कोई भी ग्रह बैठ करके सो गया है तो उस ग्रह को जगाने के लिए सूर्य की मदद लेनी पड़ेगी। जी सर समझ गए? 7वें घर में बैठ करके कोई ग्रह अगर सो गया है तो शुक्र की मदद लेनी पड़ेगी। 9वें घर में कोई बैठ करके सो गया है ग्रह तो गुरु की मदद लेनी पड़ेगी। सिंपल। और सर सप्तम चंद्रमा केतु और शुक्र दोनों ही साथ में आए तो उसमें चंद्रमा फिर कितना पीड़ित समझेंगे? पूरा पीड़ित हो गया? काफी पीड़ित हो गया। इसीलिए देखो मैंने इसका पैमाना बता दिया। चंद्रमा रस है, जिसको हर पल जो आनंद में है, मस्ती में है, वो मस्ती में है, जो वो चंद्रमा के उत्तम परिणाम झेल रहा है। जिसको म्यूजिक सुनने के बाद आनंद में चला जाता है, बार बार उसको म्यूजिक सुनने में मजा आता है, क्रिएटिव काम करने में मजा आता है या क्रिएटिव कामों में लगा रहता है, तो उसका चंद्रमा अच्छा है। अब जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, वो व्यक्ति का ध्यान, जितना ज्यादा चंद्रमा पीड़ित होगा, ये ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति का मन धन की तरफ विशेष ललायित रहता है। सर ऐसे केसेस में एक उपाय ये भी है कि हम अपनी कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड हॉबी क्लासेस शुरू करते कोई, तो उससे चंद्रमा का कुछ मतलब इफेक्ट होगा? हाँ डेफिनेटली। और पंचम के चंद्रमा को तो या तो म्यूजिक सुनो है, नहीं हरे राम हरे कृष्ण के भजन लगाओ, डांस करके दिखाओ, डांस सीखो, म्यूजिक डांस क्रिएटिव खुद करना है, सीखना भी है, करना भी है, तो उससे उसके चंद्रमा का प्रभाव बढ़ेगा। जी सर। सर एक बात पूछे सर। और एस्ट्रोलॉजी भी चंद्रमा है, ये ध्यान रख लेना। एस्ट्रोलॉजी का रस, एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट ये चंद्रमा है। चंद्रमा को ज्योतिष बहुत प्रिय है। तो सर 7वें भाव में जो आपने बताया चंद्रमा है, अगर 7th हाउस में चंद्रमा है तो ज्योतिष
वो तो ज्योतिष की ज्योतिषी बन ही जाता है। और सर केतु के प्रभाव में होगा तो फिर उसको थोड़ा हम कम मानेंगे, कम धीरे धीरे होगा। क्यों मानेंगे? पूरा मानो। मतलब वो पूरा खराब हो गया। चंद्रमा तो सप्तम में वैसे भी कमजोर है सुषमा जी, वो वैसे भी कमजोर है। अब पिटे हुए के 2 जूत और मार दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सर वो अच्छे ज्योतिषी बनते हैं, आपने बताया। जिसका भी चंद्रमा, देखिए ज्योतिषी भी कई प्रकार के होते हैं। अब कभी बात चलेगी बताऊंगा कि एक होते हैं श्रूड ज्योतिषी। श्रूड ज्योतिषी का मतलब होता है कि सिर्फ पैसे से ही मतलब है। वो चंद्रमा जितना खराब होगा वो उतना उत्तम कोटि का श्रूड ज्योतिषी बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? एक होते हैं ज्योतिषी जो चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद करें और पैसा भी उतना ही लें जितना पैसा वाजिब है, कि कोई मुझे ज्यादा तंग ना करे। कभी कभी तो ये लोग पैसा इसलिए लेते हैं कि लोग हमें तंग ना करें, कि पैसा मांग लेंगे तो लोग वही आएंगे जिनको वास्तव में चिंता है, हर कोई ना आए। अदरवाइज इनका पैसा लेने का भी इरादा नहीं होता जिनका चंद्रमा अच्छा होता है। तो समझ लो, पर जिनका चंद्रमा जितना उत्तम होगा उनको ज्योतिष प्रिय का मतलब होता है उनको ज्योतिष पढ़ना बहुत। तो गुरु जी सप्तम में रहेगा, मतलब वो ज्योतिष तो बनेंगे पर वो श्रूड ज्योतिष बनेंगे। मनी माइंडेड। मनी माइंडेड, हाँ, श्रूड ज्योतिष। गलत पहले शब्द पकड़ दक्षिणा लिया ले है, लेंगे। गलत शब्द पकड़ लिया है। श्रूड सर मत हम कहिए कि चलो फाइनेंशियल नहीं, ये मेरी गलती है जो मैंने ऐसा बोल दिया। आपको ये समझना है, खराब चंद्रमा वाला व्यक्ति वो बेचारा खुद शुरू से दुखी रहा है, समझो बात को। और दुखी आदमी दुख फैलाता है, सुखी आदमी सुख फैलाता है। इस कंसेप्ट को याद रखिए जी। लिक्विड मनी पे डेंट सर। अब उसको गुस्सा है इस बात का कि जिंदगी में मुझे तो प्यार मिला नहीं। तो जिसको प्यार नहीं मिलता उसको लगता है कि शायद मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मुझे इज्जत इसलिए नहीं मिल रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है। इसलिए वो सारा गुस्सा पैसा कमाने पे निकाल देता है। तो वो कहता है मैं इतना पैसा कमाऊं कि हर आदमी मेरे को रिस्पेक्ट दे, मैं इतना पैसा कमाऊं कि हर आदमी मुझे प्यार दे। बेशक ये उसका बेचारे का इमेजिनेशन गलत होता है, ना प्यार ऐसे मिलता है ना इज्जत ऐसे मिलती है, पर वो उसकी सोच होती है। यही कारण है खराब चंद्रमा वाले लोग पैसा कमाने में ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा सक्षम होते हैं, क्योंकि फिर वो जोर जबरदस्ती सी भी कर लेते हैं कि ला वही दे, निकालना पड़ेगा नहीं तो बात नहीं करूंगा, है ना। ये चीज है। सर एक छोटी सी बात पूछे सर। हाँ, सर सर जैसे हम सुषमा जी ऐसे नहीं, ये एक में आप हाथ भी उठाया करो, है ना। वो बीच में मुझे पता ही नहीं रहता कहाँ से आपकी आवाज आ गई एकदम से। हाँ बताइए। सर हाँ बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि हम गंगा जल को स्थापित कर सकते हैं, तो सर हम ऐसे जुपिटर को हमको स्थापित करना है तो सर हम कोई तांबे की कोई मूर्ति मंदिर में या दिए या तांबा प्योर तांबा नहीं, प्योर तांबे में सूर्य और मंगल का गुण आ जाएगा। पीतल, है ना, वो नहीं। पीतल देखिए मैं कहता हूँ पीतल तो नकली बनावटी बृहस्पति है, मेरा ये मानना है। ज्यादा बेटर तो गोल्ड है। गोल्ड जो है वो बृहस्पति का रूप है। तो इससे बढ़िया है कि अब इतनी बड़ी चीजें तो कैसे कह सकते हैं कि ज्यादा गोल्ड की मूर्ति रख ले स्वाति। हाँ बड़ी ठीक है, आप आशीर्वाद दो। छोटी ले लो, छोटी लेके रख सकते हैं ना गोल्ड की। नहीं बड़ी बोली है सर ने, बड़ी मूर्ति सोने की वजन के हिसाब से। हस्बैंड का वजन आज करूंगी, नहीं उनका वजन लूंगी और फिर आज मैं ऑर्डर करती हूँ। हाँ फिर फोटो भेज देना। सर हम गोल्ड की चेन भी हम माता को पहना सकते हैं, मतलब कुछ खुद ही पहन लो। ठीक है सर वो पहना रखी है मैंने बहुत पहले से, इसलिए मैंने एकदम याद आया गोल्ड की बात की तो। बहुत बढ़िया जी आमनजीत जी। गुरुजी जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि एक तरफ पैसा एक तरफ इमोशंस, तो जैसे जैसे इंसान पैसे कमाने की सोच पे आगे बढ़ता जाएगा, काम करता जाएगा या पैसे कमाने की सोच में लगा रहेगा, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को वो इफेक्ट करेगा। जी सिंपल सा कंसेप्ट है
इमोशन डिस्टर्ब होते चले जाएंगे और व्यक्ति पैसा कमाने की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जब तक व्यक्ति इमोशनल है उसको पैसा कमाने का ख्याल नहीं आता। वो उतना ही कमाना चाहता है जिससे उसका पेट पल जाए, परिवार पल जाए। जितना इमोशन लेवल कम होता चला जाता है, तो जितने भी अमीर आदमी आप दुनिया में देख रहे हो ना, ये सारे पीड़ित व्यक्ति हैं, इमोशनली पीड़ित व्यक्ति हैं। इनको गुस्सा आया हुआ है कि हम बख्शेंगे नहीं किसी को, इतना पैसा कमाएंगे कि पूछो मत। एक प्रकार से अगर कोई व्यक्ति चाहता है मुझे बहुत अमीर बनना है, तो इसका मतलब उतना ही उसको इमोशनली पीड़ित होना पड़ेगा। सिंपल गेम है। इसीलिए ज्योतिष बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हो जिंदगी में इमोशनली बैलेंस रहना, तो आपको उतना कमाना चाहिए जितना सहज मिल रहा है। और सहज गति से जो धन देने का काम करता है वो बृहस्पति देता है। जब व्यक्ति स्ट्रगल से कमा रहा है, इसका मतलब बृहस्पति अच्छा नहीं है। जितना अच्छा बृहस्पति होगा उसमें स्ट्रगल नहीं होगा, आसानी से कंफर्ट जोन से कमाएगा। जो व्यक्ति कंफर्ट जोन से कमाएगा वो व्यक्ति आपको दयालु मिलेगा, वो रहमदिल मिलेगा। जी। जो जितने हार्डवर्क से, इतनी मेहनत से कमाएगा उसके साथ समस्या बन जाएगी। लड़ाई झगड़े पर, पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई सब तैयार कर देगा। इसलिए आप गुंडे आदमियों का, बदमाश आदमियों का पैसा नहीं खा सकते, क्योंकि उन्होंने पैसा जो कमाया है, जिस तरीके से पैसा कमाया, उन्होंने बहुत हाई रिस्क जोन से पैसा कमाया है। वो 1 लाख रुपए के लिए आपका मर्डर कर, क्योंकि वो 1 लाख उन्होंने कमाने के लिए पता नहीं कितना बड़ा रिस्क झेला है। जबकि जिसने सहज गति से पैसा कमाया, वो कहता है 1 लाख रुपए के लिए छोड़ यार, मत भूल जा, छोड़, आगे से बस इस आदमी को अपने घर में मत घुसने देना, 1 लाख रुपए मांग भी मत कर, वो छोड़ देगा, क्योंकि उसने सहज गति से कमाया है। उसके इमोशन इतने डिस्टर्ब इमोशन नहीं है। लोग नेताओं का पैसा क्यों नहीं खाते, जल्दी से हिम्मत नहीं जुटाते, क्योंकि उन्होंने नेता बनने के लिए वो सब कुछ किया है जो सोसाइटी जिसको अच्छा नहीं मानती। उन्होंने पता नहीं कितने तरह के झूठ बोले, कितने लोगों को ठगा है, कितने लोगों को गुमराह किया है, कितने लोगों को बरगलाया है, जानबूझ करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है, अपने हक में लोगों को लाने के लिए क्या क्या परपंच रचे हैं, और फिर उनको पैसा आया। और हम में से कोई इंटेलिजेंट बन के उनका पैसा खा जाए, वो कैसे सहन कर लेंगे, फिर वो कुछ भी कर देंगे। इसलिए वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। तो जो जितने रिस्क जोन से पैसा कमाता है, फिर वो उतना ही डेंजरस हो जाता है अपने धन को लेकर के। इसीलिए प्यार यानी इमोशंस और धन, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। और समस्या हम सभी की एक है कि हमें प्यार भी चाहिए और धन भी चाहिए, और दोनों चीजें कैसे चाहिए, ये गणित संसार में थोड़ा सा टेढ़ा है। ये बैलेंस बड़ा मुश्किल है गुरुजी। इस बैलेंस को करने के लिए ही बृहस्पति का काम आता है, जुपिटर का काम होता है। अब लकीली अगर बृहस्पति ऐसे में साथ दे जाए तो इसका बैलेंस बन जाता है, अदरवाइज बैलेंस नहीं। सुषमा जी आप बताएं। सर हम बोल रहे थे 7th हाउस में चंद्रमा के लिए आपने ज्योतिष का बताया सर, तो सर अगर चंद्रमा वहां पहले से ही कमजोर है, तो अगर उसको हमको मदद देनी चाहिए सर, शुक्र की मदद लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? शुक्र की मदद की काहे को लेनी है? चंद्रमा को मदद देनी है तो सूर्य की मदद दो, मंगल की मदद दो, गुरु की मदद दो। नहीं सर, आपने बताया ना जैसे 5th में चंद्रमा बैठा है तो सूर्य की देंगे, ऐसे 7th में बुध और शुक्र का घर है वो, तो फिर नहीं, वो अलग एंगल से समझाया, आप वीडियो को दोबारा समझना है ना, वो प्रश्न दूसरा था। अच्छा सर। हाँ, तो बस अभी यहाँ के लिए समझना है, सप्तम में अगर चंद्रमा हो तो भी आपको सूर्य की, मंगल की, गुरु की ही मदद लेनी है। ठीक है, मदद का मतलब हो ना कि अगर चंद्रमा सप्तम में बैठ करके आपको डिप्रेशन दे रहा है, आपको परेशानी दे रहा है,
आपको मेंटल फटीग दे रहा है, पति पत्नी के झगड़े बहुत ज्यादा दे रहा है, आपके घर में सास बहू के झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो आपको मदद लेनी पड़ेगी ताकि चंद्रमा थोड़ा बलवान बने। यहाँ के चंद्रमा की खासियत क्या है कि वो खुद माँ लक्ष्मी के रूप माना गया है, अर्थात जैसे ही उसे पता चलता है तेरी शादी हो रही है तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए पैसा कमाने में लग जाता है, जुट जाता है और काफी हद तक कामयाब हो जाता है। चलिए